कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। बात करेंगे सीटीपी 2022 के लिए। सीटेट 2022 के लिए हम लोग क्लास चालू कर चुके हैं। सीटेट 2022 के लिए हमने सीटीपी का जो प्रैक्टिस सेट लाया, आज हमारी प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा है। 500 क्वेश्चनों को मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज चला रहे हैं, जिसमें से ऐसे क्वेश्चनों को यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं आपके जो पिछले एग्जाम्स में आपके आए हैं और आने वाले एग्जाम्स में सेम पैटर्न पर यही इसी टॉपिक पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कई बार आपने एग्ज़ाम दे चुके हैं सीटेट का, इस बार अब गारंटी 100% आपकी टीचिंग इंस्टीट्यूट लेती है ताकि आपको सीटेट 2022 पास करा सके। सीटेट 2022 के लिए 7634993536 नंबर पर आपको व्हाट्सएप करके कंप्लीट नोट्स तैयार हो चुके हैं, वहाँ पर आप नोट्स मंगा सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिनमें से 25 यहाँ पर आपको कर रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके पैडागोजी एंड कंटेंट दोनों यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। जाहिर सी बात है कि आपको सीटेट जब भी आप पिछले साल अगर आप दिए होंगे या फिर नए बच्चे हैं तो मैं उनके बता दूँ, यहाँ पर सीटेट में 150 नंबर की क्वेश्चन को पूछे जाते हैं, जिनमें से आपको 70 to 75 पैडागोजी क्वेश्चन आते हैं, यानी आपके टीचिंग स्किल, टीचिंग मेथड से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको सभी क्वेश्चनों को इंक्लूड किए गए हैं। सीटेट की लेक्चर क्लास आपको मिल जाएगी। सीटेट की लेक्चर क्लास हमने आपके लिए तैयार करके रखे हैं। चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको सीटेट की लेक्चर क्लास मिल जाएगी। चलिए समय को ज़्यादा बर्बाद नहीं करते हुए आप यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर क्वेश्चन समझनी होगी आपको यहाँ पर कि क्वेश्चन पूछा है नेगेटिव वाला, यानी जहाँ पर भी आपको ना हो या नहीं हो ऐसे क्वेश्चन वहाँ पर गलत हो जाते हैं। क्वेश्चन ऐसे यहाँ पर क्या हो जाते हैं, गलत होते हैं। अगर आपको क्वेश्चन गलत होते हैं तो 3 ऑप्शन आपके वहाँ पर सही हो जाते हैं और 1 ऑप्शन आपको गलत हो जाते हैं। क्योंकि क्वेश्चन अगर सही होंगे तो 3 ऑप्शन गलत होंगे, क्वेश्चन गलत होंगे 3 ऑप्शन सही होंगे, तो गलत वाले को आपको यहाँ पर ढूंढना होगा। बाल विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं। सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। सभी विकास एक क्रम पर पालन करते हैं। क्या राइट आंसर होगा आपको बताने हैं। आपने लेक्चर क्लास अगर डिटेलिंग में देखे होंगे तो ये क्वेश्चन का डिटेल में आपको आंसर आ जाएगी, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी सिंपल है और आंसर भी इसका सिंपल हो जाएगा। चलिए सबसे पहले नहीं है तो हम लोग सबसे पहले 3 जो सही होंगे उनको ढूंढते हैं। विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। जी हाँ, अगर हम बाल विकास की बात करते हैं तो बाल विकास में विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हो जाएंगे। विकास सभी विकास परिपक्व और अनुभव की अंतःक्रिया, हाँ मैच्योरिटी आनी चाहिए, परिपक्व आनी चाहिए। सभी विकास में अनुभव, जो पिछली चीज़ें आप सीख के रखे हैं उनको आने वाले समय में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, लागू करते हैं, तो उससे आपको एक्सपीरियंस या अनुभव कहा जाता है। तो आप मैच्योरिटी और अनुभव दोनों साथ में लेकर चलेंगे, दोनों का परिणाम होगा तभी विकास संभव हो सकता है। सब चलिए, सभी विकास अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल गलत बात है। ये ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है आप एक दोस्त हैं, मान लीजिए आप एक राम और श्याम दोस्त हैं, आपके 2 दोस्त हैं। आप कोई दोस्त आपकी बातों को जल्दी समझ लेते हैं, कोई दोस्त आपकी बातों को बहुत लेट से समझते हैं। तो वहाँ पर विकास कहीं ना कहीं किसी में जल्दी होती है और कहीं ना कहीं किसी में लेट से पहुँच रही है। कोई बच्चा है समय के साथ जल्दी बढ़ जाते हैं, कोई बच्चा है समय के साथ कम बढ़ते हैं, यानी उसकी आयु तो उम्र बढ़ रही है लेकिन हाइट नहीं बढ़ रही है, ग्रोथ नहीं हो रही है, बहुत सारी चीज़ों में डिफरेंस होते हैं। तो विकास में भैया डिफरेंस होते हैं, विकास एक साथ बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं बढ़ती है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, तो हाँ ये क्रम का पालन करते हैं, ये गलत हो जाएगा। जो गलत होगा तो उसी को हम सही मानेंगे, क्योंकि नेगेटिव वाले क्वेश्चन हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। मध्य बाल्यावस्था में भाषा डैश के बजाय डैश अधिक है, यानी 2 चीज़ें यहाँ पर भरना है आपको, ठीक है। सामाजिक अहंकेंद्रिता, जीववाद, सामाजिक
परिपक्व, अपरिपक्व, अकेंद्रिता, सामाजिकृत। क्या होगा? राइट आंसर आपको यहाँ पर बताने हैं। देखिए, दो चीज़ें हैं। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो बाल विकास, मध्य बाल विकास में भाषा का एक सामाजिकृत है। भाषा क्या है? एक सामाजिकृत है। यहाँ पर याद रखेंगे, सामाजिकृत के बजाय अहम केंद्रिता होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। पढ़ाने समय चित्र दिखाने से सबसे अधिक महत्वपूर्ण लाभ कौन सा है? जब आप बच्चे को पढ़ाते हैं, उसके पढ़ाते समय बच्चे को चित्र दिखाते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या होगा? ये पेडागोजी का फॉर्म में क्वेश्चन पूछा गया, याद रखेंगे। 30 नंबर का आपको सीडीपी का क्वेश्चन पूछेगा, जिनमें से आपको 12 से 15 क्वेश्चन पेडागोजी आएगा। पेडागोजी वाले ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आप अपने रियल लाइफ में जो चीज़ इस्तेमाल करते हैं, यानी कक्षा के क्लासरूम में जब आप बैठ के कुछ चीज़ें पढ़ते हैं, समझते हैं, देखते हैं, वे चीज़ें आप इम्प्लीमेंट बच्चों के सामने कर देंगे तो आराम से आपके पेडागोजी 15 में से कम 14 आप क्लियर कर लेंगे। सीटेट पास करने का एकमात्र सबसे बेहतर तरीका है कि सीडीपी को आप बेहतर तरीके से समझें, सीडीपी को समझने के साथ उस पर फोकस करें। अगर आप सीडीपी को फोकस कर लेंगे तो आपको वहाँ पर सभी टॉपिक कहीं ना कहीं समझ में धीरे धीरे आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर पेडागोजी का जो फॉर्म पूछा जाता है वो थोड़ा अपर लेवल का पूछा जाता है। ऑप्शन देखते हैं। इनमें शिक्षक को कुछ समय के लिए राहत मिल जाती है, इससे पाठ को समझने में सहायता मिलती है। विद्यार्थी चित्र देखने में रुचि रखते हैं, इससे विद्यार्थी का मनोरंजन होता है। चलिए, क्या राइट आंसर होगा? देखिए, अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इससे पाठ को समझने में सहायता मिलती है। जब आप बच्चे को पढ़ाते समय बच्चे को चित्र दिखाते हैं तो महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ ये होती है। मान लीजिए आप लाल किला, रेड फोर्ट के बारे में आप बता रहे हैं, ठीक है, रेड फोर्ट, लाल किला के बारे में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अगर बच्चे को लाल किला के पढ़ाने के साथ साथ उसका पिक्चर दिखा देंगे, यानी उसको तस्वीर दिखा देंगे, तो बच्चे को आसानी से समझ आ जाएगी। ताजमहल के बारे में, लाल किला के बारे में जो भी चीज़ें आप बच्चे को कॉन्सेप्ट समझा रहे, तो वहाँ पर आपको पिक्चर दिखाते हैं तो समझने में आसानी होती है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने नैतिक वृद्धि की 3 अवस्थाएं तथा 6 चरण की अवधारणा प्रस्तुत की है? 3 अवस्थाएं तथा 6 चरण कोहलबर्ग ने, पियाजे ने, एरिक्सन ने, स्किनर ने। याद रखेंगे, हमने 3 अवस्थाएं और 6 चरण डिटेल में डिस्कस करके रखा है। आपको नोट्स में भी मिल जाएगी और लेक्चर क्लास में भी मिल जाएगी। चलिए, राइट आंसर बताइए। कोहलबर्ग महोदय थे। ऑप्शन नंबर ए। ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा टाइम इसमें भी देने की ज़रूरत नहीं है। कोहलबर्ग महोदय थे यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है, निचली कक्षाओं में बच्चे विभिन्न प्रकार की खेल क्रियाओं अपने खिलौने को दूसरों के साथ मिल बांटकर खेलते हैं। इससे बच्चे में सामाजिकरण की किस प्रकार का विकास होता है? शारीरिक शिक्षा पर आधारित पाठ्यक्रम कार्यक्रम का, विभिन्न प्रकार की शिक्षण पद्धतियों का, एकता एवं सहयोग की भावना का। ऑप्शन डी है अहम तथा उच्चता की भावना का। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर राइट आंसर होगा। कैसे होगा? एकता एवं सहयोग की भावना का। जब निचली कक्षा, चाहे वो निचली कक्षा हो या अपर वाली कक्षा हो, बच्चों में विभिन्न प्रकार के खेल अगर खेलते हैं तो अपने खेल के साथ साथ मिल बांट कर अगर खेलते हैं तो बच्चों में सहभागिता की योग्यता होती है, सहयोग की योग्यता होती है, यूनिटी होती है, यानी एकता की भावना का विकास वहाँ पर होता है। निबंधनात्मक प्रश्नों के द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षमता का आकलन संभव नहीं है? कौन सा ऐसा क्षमता है जिसका आकलन यहाँ पर संभव नहीं है? क्वेश्चन नेगेटिव है तो 3 ऑप्शन सही हो जाएंगे, 1 गलत होंगे। क्या करना आपको? गलत वाले को फाइंड करना है, गलत वाले को यहाँ पर ढूंढने की कोशिश करेंगे। अर्जित ज्ञान के संगत तथा तथ्य का चयन करना, स्थूल एवं सूक्ष्म दोनों स्तरों पर समस्याओं को समझना, शिक्षार्थी का भाषण कौशल, समस्या और मुद्दे के प्रति अंतर्दृष्टि अभिवृत्ति का प्रदर्शन करना। चलिए,
राइट आंसर बताइए। देखिए, अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम नेगेटिव है तो 3 सही ढूंढ लेते हैं। अर्जित ज्ञान अर्जित ज्ञान से संगत तथा तथ्य को चयन करना, ये सही हो जाएंगे। स्थूल एवं सूक्ष्म दोनों स्तरों की समस्याओं को समझना, ये भी सही हो जाएंगे। शिक्षार्थी का भाषण कौशल, भैया आप अगर पढ़ रहे हैं तो भाषण कौशल पढ़ने में कोई ज़रूरत, वहाँ पर भाषण की ज़रूरत की यहाँ पर नहीं होती है। यहाँ पर आपको पता है जो गलत होगा वही सही होगा नेगेटिव वाले क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक समायोजन का कठिन काल कहा जाता है। किशोरावस्था को, बाल्यावस्था के साथ बाल्यावस्था के बाद के चरण को, पूर्व किशोरावस्था की लड़कियों एवं लड़कों के संदर्भ में इनमें से कोई नहीं। सामाजिक समायोजन का कठिन काल कब कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमने कई बार इसको डिस्कस करके रखा है। पूर्व किशोर अवस्था लड़कियों एवं लड़कों दोनों के संदर्भ में। जब किशोर अवस्था से पहले जब आप होते हैं, बच्चे होते हैं, उसमें सामाजिक समायोजन का जो गठन होता है वो बहुत कठिन होता है, क्योंकि समाज को वो अडॉप्ट करने में थोड़ी परेशानी होती है। क्योंकि वहाँ पर बच्चे को लगता है कि जो वो कर रहा है, जो वो सोच रहा है, जो वो समझ रहा है, जो वो चाहता है, उसी के अनुरूप दुनिया चल रही है। जब जैसे जैसे समय बीतती है उसकी अवस्थाएं बदलती है, दुनिया के साथ में वो एडजस्टमेंट कर लेती है, तभी उसको ये चीज़ें समझ आती है। तो पूर्व किशोर अवस्था की ये चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों की सामाजिक मनोवैज्ञानिक अवस्थाओं के साथ संबंध नहीं है? फिर वही नेगेटिव वाले क्वेश्चन, तो 3 सही होंगे, 1 गलत होंगे। सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहने की आवश्यकता, संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, संगीत की आवश्यकता। राइट आंसर बताइए। सबसे पहले 3 सही कर लेंगे। सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहने की आवश्यकता, ये ज़रूरी है। संवेगात्मक सुरक्षा की अवस्था, ये भी ज़रूरी है। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। देखिए, सामाजिक मनोवैज्ञानिक यहाँ पे बात की गई है, ध्यान रखेंगे। सामाजिक मनोवैज्ञानिक की बात की गई है, तो ये बायोलॉजी वाले क्वेश्चन है। अब आपके जो पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ है, जो आप खाना खाते हैं, जो पच जाते हैं, जो ऑब्जर्व हो जाते हैं आपके शरीर में, जो ऑब्जर्व नहीं होते हैं तो वो बाहर निकलते हैं। ये किसका मनोवैज्ञानिक का क्वेश्चन तो है नहीं, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये बायो का क्वेश्चन है, तो ये गलत हो जाएंगे। जो गलत होगा वही पर यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या चिंतन की एक विशेषता नहीं है? यहाँ पर भी नेगेटिव वाले क्वेश्चन, 3 सही 1 गलत। चिंतन का संबंध वास्तविकता से होता है। चिंतन तर्क प्रधान है। चिंतन के लिए किसी समस्या का होना आवश्यक नहीं है। चिंतन कल्पना से अधिक चेतना पर आधारित होता है। ये क्वेश्चन सीटेट में कई बार रिपीट हुआ है, इसीलिए इस क्वेश्चनों को यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर क्वेश्चन आप आराम से समझ सकते हैं कि क्वेश्चन आंसर यहाँ पर आपको मिल गया होगा। देखिए, चिंतन की विशेषता नहीं है। सबसे पहले हम क्या विशेषता है उनको पढ़ेंगे। चिंतन वास्तविकता से होती है, सही बात है। चिंतन तर्क होती है, तर्क मतलब जब आप लॉजिक लगाते हैं तभी आप चिंता कर सकते हैं, ये भी सही है। चिंतन के लिए किसी समस्या का आवश्यक होना नहीं है, गलत बात है। जब तक कोई समस्या आपके सामने होगी तभी आप उस चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं, यानी चिंतन कर सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। आपको पता है जो गलत होगा वही यहाँ पर सही होगा, क्वेश्चन नेगेटिव वाले हैं। देखिए, चिंतन में कल्पना का अधिक चेतना होती है, ये भी ज़रूरी है। वर्तमान समय में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत ग्रेडों में अंकों का वितरण किया जाता है। इस प्रणाली में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को बहुत अच्छा या बी ग्रेड अंतर्गत रखा जाता है। जो आज के समय में जो मूल्यांकन होती है, इवोल्यूशन होती है, उसके अंतर्गत ग्रेड बांट दी जाती है। ग्रेड में प्रतिशत के बारे में पूछा है कि यहाँ पर बी ग्रेड वाले बच्चे को क्या हम मतलब किसके अंतर्गत रख सकते हैं, तो जाहिर सी बात है 56 से 74% हमने आपको लेक्चर क्लास में बता के रखा है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है।
बालक अपने विचारों और निजी वस्तुओं और परिस्थितियों को देखकर जो चिंतन करता है वह कहता है। तार्किक चिंतन, प्रत्यागमन, प्रत्यात्मक चिंतन, प्रत्यक्ष प्रत्यक्षात्मक चिंतन, कल्पनात्मक चिंतन। चलिए राइट आंसर बताइए। प्रत्यागमन गमन और प्रत्यक्षात्मक चिंतन क्या होगा? तो राइट आंसर होगा जो डायरेक्ट चीजें होगी, प्रत्यक्ष क्षमता वाले चिंतन जो होते हैं वे डायरेक्ट होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। प्राकृतिक पर्यावरण का प्रभाव अधिगम की दशा को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। यह तात्पर्य है जलवायु तथा वायुमंडल के दशाओं का योग बालक की बौद्धिक निष्पत्ति तथा सृजनात्मक पर गहरा प्रभाव डालता है। अधिक ताप पर सांद्रता वाले बालकों को मानसिक क्षमता के विकास को घातक है। जलवायु तथा वायुमंडलीय दशाओं के योग का प्रभाव बालक की मानसिक क्षमताओं को प्रभावित नहीं करता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पर। देखिए प्राकृतिक पर्यावरण का प्रभाव अधिगम की दशा को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। ये तात्पर्य उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि जलवायु वायुमंडल दशाओं का बालक का बौद्धिक निष्पादन सृजनशील प्रभाव पड़ता है। ये सही हो जाएगा। तो यहाँ सॉरी ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए बी सी तीनों गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगी। बाल केंद्रित शिक्षा में पाठ्यक्रम का स्वरूप नहीं होना चाहिए। आज जो हम क्वेश्चन को सिलेक्ट किए ये क्वेश्चन सारे के सारे नेगेटिव फॉर्म में जा रहे हैं। तो क्या नहीं होनी चाहिए? लचीला नहीं होनी चाहिए, आर्थिक आवश्यकताओं के अनुसार नहीं होनी चाहिए, पूर्व ज्ञान पर आधारित नहीं होनी चाहिए, वातावरण के अनुकूल नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? देखिए बाल केंद्रित शिक्षा की बात की गई है तो यहाँ पर जाहिर सी बात है आपको यहाँ पर लचीला होनी चाहिए। आर्थिक आवश्यकताओं के अनुसार यहाँ पर ध्यान रखेंगे। आर्थिक आवश्यकताओं के बारे में क्यों बात होगी? क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा की बात हो रही है, यहाँ पे साइकोलॉजी की बात हो रही है, जहाँ पर आपको मनोविज्ञान की बात होती है। मनोविज्ञान के साथ मनोविज्ञान में यहाँ पर आर्थिक की बात हो रही है, इकोनॉमिक की बात हो रही है। तो इकोनॉमिक की जब बात होती है तो इकोनॉमिक की बात क्यों होगी? जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर बी गलत होंगे। और जहाँ नेगेटिव फॉर्म में क्वेश्चन पूछा है तो जो गलत होंगे उसी को हमें टिक मारना होता है। समावेशी कक्षा की विशेषता नहीं है। ये भी क्वेश्चन नेगेटिव वाले हैं तो 3 सही हो जाएंगे, 1 गलत होंगे। समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं? जिसमें नॉर्मल बच्चे यानी सामान्य वर्ग के बच्चे, ना जाति, ना लिंग, ना ही फिजिकल, ना ही साइकोलॉजी, किसी भी तौर पर बिना भेदभाव किए एकजुट होकर जो शिक्षा हासिल करते हैं उसे समावेशी शिक्षा कहते हैं। एक छोटे तौर पर हमने आपको बता दिया। शिक्षक द्वारा मित्रवत और आत्मीयता व्यवहार का प्रयोग, ज्ञान क्षमता वाले समय शिक्षार्थी, अलग अलग विषयों हेतु अलग अलग सहायक सामग्री, वास्तविकता, सतत आकलन की व्यवस्था। राइट आंसर बताइए। देखिए ऑप्शन ए सही होंगे, सी सही होंगे और डी सही होंगे। यहाँ पर बी गलत होंगे। ज्ञान क्षमता वाले समय विद्यार्थी, तो ये गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर जो गलत होगा वही सही हो जाएगा। नेगेटिव वाले फॉर्म को यहाँ पर क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। खेल का एक लाभ यह भी है कि वे बालकों को विद्यालय से खाली घंटे में अनुशासित रखते हैं, बालकों को घर से बाहर रखते हैं, अवकाश काल के उत्तम प्रयोग को प्रोन्नत करते हैं, विद्यालय का लाभ रोशन करते हैं। पैडागोजी वाले क्वेश्चन है। पैडागोजी वाले क्वेश्चन जब भी आपको पूछे जाएंगे तो आप अपना वहाँ पर तर्क और लॉजिक लगाइएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन होगा, ऑप्शन राइट आंसर होगा अवकाश काल वाले, यानी छुट्टी जब काल वे उत्तम प्रयोग और प्रोन्नत करते हैं, यानी उसको प्रोग्रेस कर रहे हैं। जब आप छुट्टी काल में होंगे तो बच्चे कहीं दूसरी राह में भटक ना जाए, तो उसे उत्तम प्रयोग के लिए खेल की व्यवस्था की जाती है, जिसमें से बच्चे जब अगर खेलते हैं तो बच्चे के मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं, बच्चों में यूनिटी यानी एकता की भावना होती है, सहभागिता की भावना होती है, अपने देश के प्रेम के प्रति स्नेह की भावना होती है। तो बहुत से रूप से खेल में अगर बच्चे खेलते हैं फ्री समय में तो बहुत सारे रूप में वहाँ पर लाभ होते हैं।
ऑप्शन सी राइट आंसर। मॉडल चित्रों से उत्तम निर्देशन होते हैं क्योंकि इनमें शिक्षण का काल सरल हो जाता है, इनमें ज्ञान का विस्तार होता है, ये कल्पना शक्ति का विकास करते हैं, इनमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दिखाई पड़ते हैं। मॉडल चित्रों से उत्तम निर्देशन होते हैं। क्या सहमत है आप इस बात से? हाँ, निर्देशन की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। इनमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दिखाई पड़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। परंपरागत केंद्रित शिक्षा केंद्रित शिक्षा प्रणाली में बच्चे सीखते नहीं बल्कि उसे रटना पड़ता है, लिखना पड़ता है, परीक्षा देनी पड़ती है, पुरस्कार प्राप्त करने पड़ते हैं। देखिए, परंपरागत जो पुरानी पद्धति, परंपरागत का मतलब होती है यहाँ पर पुरानी पद्धति की बात यहाँ पर की गई है। जो पुरानी पद्धति के शिक्षा केंद्रित प्रणाली है उसमें बच्चे को सीखते नहीं, उसमें क्या होता था, रटना होता है। लेकिन आज की जो पद्धति है उसमें रटना नहीं, उसमें सीखना होता है। क्या होता है, लर्निंग करनी होती है, बच्चे खुद से लर्निंग बाय डूइंग करते हैं, तो ये होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कारण इनके लिए सर्वाधिक उत्तरदायी हो सकता है? शिक्षार्थियों की बुद्धि में अंतर, शिक्षार्थियों की अभिप्रेरणा में अंतर, शिक्षार्थियों की रुचि में अंतर, शिक्षार्थियों की शारीरिक शक्ति में अंतर। कौन सा कारण इसके लिए सर्वाधिक उत्तरदायी हो सकती है? देखिए, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपको बेस्ट ऑप्शन मिल जाएगा। शिक्षार्थियों की बुद्धि में अंतर हो जाती है, सर्वाधिक जो उत्तरदायित्व होगा वो बुद्धि में अंतर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। डैश से ग्रस्त बालक गणित से संबंधित समस्या प्रदर्शित करता है। अफेजिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, डिसलेक्सिया। जो बालक है गणित से संबंधित, किससे संबंधित? गणित का मतलब होता है कैलकुलेशन, कैलकुलेशन का मतलब होता है जब आप 2 + 2 को इक्वल टू 4 होते हैं तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, कैलकुलेट कर रहे हैं। हम आपको बताए थे टॉपिक जब समस्या संबंधित यानी विकार संबंधित जो पढ़ा रहे थे आपको, क्लास जब करवा रहे थे तो वहाँ पर आपको बताए थे टॉपिक एंड ट्रिक के माध्यम से जो कैलकुलिया होते हैं, कैलकुलेशन होती है, वो गणित से संबंधित होती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जब विद्यार्थी की संख्या अधिक हो किस प्रकार के प्रश्नों द्वारा उनका मूल्यांकन किया जा सकता है? जब विद्यार्थी की संख्या अधिक हो तो कौन से प्रकार के जो प्रश्न हैं उसका मूल्यांकन किया जा सकता है? लघु अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, निबंधनात्मक प्रश्न, वैकल्पिक प्रश्न। राइट आंसर बताइए। देखिए, जब आप एग्ज़ाम में जाते हैं, एग्ज़ाम में बहुत सारे भीड़ होते हैं, बहुत ज़्यादा क्राउड होते हैं, तो वहाँ पर एग्ज़ाम में जब आपके होते हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो वस्तुनिष्ठ होते हैं। ये सर्वाधिक उपयोगी माना गया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन के बारे में। शिक्षण में संपूर्ण उपागम की संतुष्टि की जाती है क्योंकि इसमें शिक्षक को दैनिक कार्य योजना के निर्माण से मुक्ति मिल जाती है। इसके द्वारा प्रकरण के महत्वपूर्ण अंगों पर अतिरिक्त बल प्रदान किया जाता है। यह शिक्षण को सार्थक दिशा निर्देश प्रदान करती है। यह परीक्षण कार्यक्रम को अधिक प्रभावी बनाती है। राइट आंसर बताइए क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? देखिए, महत्वपूर्ण उपागम की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। यह शिक्षण को सार्थक निर्देश प्रदान करती है। महत्वपूर्ण उपागम इसलिए होगी क्योंकि सार्थक, यहाँ पर ध्यान रखेंगे, सार्थक दिशा निर्देश की बात की गई है। आगे की बात करते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा के पाठ्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी नेगेटिव वाले क्वेश्चन है। 3 ऑप्शन सही होंगे। पाठ्यक्रम का विकास व्यक्तिगत विभिन्नता, प्रेरणा, मूल्यांकन एवं सीखने के सिद्धांत मनोवैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम बनाने में शिक्षक का यह ध्यान रखना है कि शिक्षार्थी और समाज का क्या आवश्यकता है और सीखने की कौन सी क्रियाओं से आवश्यकताएं हैं और सीखने की कौन सी क्रियाओं में आवश्यकताएं सर्वोत्तम रूप में पूर्ण हो सकती है। सी देखेंगे ऑप्शन।
पाठ्यक्रम बनाते समय शिक्षक की आवश्यकताएं एवं विद्यालय के उपलब्धियों की पर ध्यान रखना चाहिए। क्रियात्मक होने के लिए प्रत्येक पाठ्यक्रम एक समुच्च मनोवैज्ञानिक आधार पर स्थापित हो। राइट आंसर क्या होगा बताइए। देखिए नेगेटिव फॉर्म में जब क्वेश्चन है तो नेगेटिव फॉर्म में सी होना होगा। क्यों, ध्यान से समझिएगा यहाँ पर क्वेश्चन को आप, इसको हम डिटेल कर लेते हैं। क्यों ये आवश्यक है? पाठ्यक्रम बनाते समय शिक्षक की आवश्यकताएं, अगर हम हर वो शिक्षक की आवश्यकताएं रखेंगे, ध्यान में रखेंगे, तो जाहिर सी बात है कि हमारे देश में या फिर हमारे स्टेट में, जो भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट में अलग अलग शिक्षक हैं, उनकी मानसिकता अलग है, उसकी साइकोलॉजी दर अलग है, बुद्धि लब्धि दर अलग अलग है, तो बहुत सारे पाठ्यक्रम बनाने होंगे। तो यहाँ पर यह क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, ध्यान में रखेंगे। मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता, अफेजिया, डिसलेक्सिया, अग्रेफिया, डिस्ग्राफिया। देखिए डिस्ग्राफिया अग्रेफिया होगा नहीं, क्या नहीं होगा? डिस्ग्राफिया और अग्रेफिया होगा नहीं। डिसलेक्सिया, अफेजिया, दो ऑप्शन आपके सामने, इसको आप बताइए। तो अफेजिया होगा नहीं, ठीक है, तो डिसलेक्सिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। सिंपल से क्वेश्चन, सिंपल से आंसर, कुछ समय में आप राइट आंसर दे पाते हैं, इजी वे, इजी तरीके से। प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे शिक्षक में सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता है पढ़ने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता, विषयों के ज्ञान में दक्षता, शिक्षण पद्धति के शिक्षण पद्धति के ज्ञान की दक्षता। क्या होगा राइट आंसर बताइए। जब आप क्वेश्चन को डिटेल कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले, अगर आपको नहीं समझ आती है ये सारी चीज़ें जो आप पढ़ रहे हैं अभी, जब कोई बहुत सारे बच्चे अभी यहाँ पर नए होंगे तो नहीं समझ आएगी, तो वो बच्चे सबसे पहले चाइल्ड साइकोलॉजी वाले चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर आपको डिटेल में सब कुछ मिल जाएगी। सबसे पहले आपको चाइल्ड साइकोलॉजी का लेक्चर क्लास अटेंड करना होगा, आपको नोट्स ले लेनी चाहिए। अगर एक बार नोट्स पढ़ेंगे तो आपको ईजी तरीके से सब कुछ समझ आ जाएंगी। चलिए इसका राइट आंसर बताइए, क्या इसका राइट आंसर आपके होंगे? धैर्य एवं दृढ़ता, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। वही चीजें ए ग्रेड पूछा है, वहां उस समय पूछा था बी ग्रेड, यहाँ पर पूछा है ए ग्रेड। तो राइट आंसर बताइए, क्वेश्चन आप समझ लेंगे वर्तमान के क्या कुछ कह रहा है। तो ए ग्रेड के बारे में पूछा है, पहले बी ग्रेड के बारे में पूछा है। ए ग्रेड की बात करें तो 100 के अकॉर्डिंग 100 को जब टच करते हैं तो वहाँ पर आपको ए ग्रेड आ जाती है, यानी ए प्लस आ जाती है, ठीक है। उसके बाद अगर 100 बी प्लस की बात करें तो आपको बी प्लस के बारे में यहाँ पर ये वाली चीज़ें आती है, ऑप्शन नंबर बी। शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां बच्चे में कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के लिए अच्छे अवसर हैं। शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक हैं, उसके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए, कठोरता से निपटाई जानी चाहिए। निम्नलिखित, चलिए राइट आंसर बताइए क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। चलिए ऑप्शन नंबर देखते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। चिंतन, जब आप बच्चे जब चिंतन करते हैं उसके अवसर को देखी चाहिए, उसे चिंतन को एक अवसर यानी मौका देख के यहाँ पर समझना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब बच्चे चिंतन करते हैं तो वे बच्चे बहुत प्रतिभाशाली होते हैं, चिंतन करने वाले बच्चे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशन में सबसे अच्छा वर्णन करता है? वह एक विश्वास है कि बच्चे को अपनी योग्यताओं के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख नहीं सकते। यह एक दर्शाता है कि सभी बच्चे को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। यह एक दर्शाता है कि विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार हैं। देखिए समावेशन करना चाहिए, समावेशन की बात हो रही है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशन की बात करें तो समावेशन अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। यह एक दर्शन है कि सभी बच्चे को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। यही तो कहता है, नियमित रूप से जब बच्चे विद्यालय जाएंगे तो वहाँ पर बच्चे को समान रूप से सभी को समान शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, ना कि किसी को अलग, ना कि किसी को अलग रूप से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा।
एक ही कक्षा शिक्षण का निष्पादन भिन्न भिन्न होता है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण है इसके लिए सर्वाधिक उत्तरदायी हो सकता है? छात्रों की बुद्धि में अंतर, छात्रों की अभिप्रेरणा में अंतर, छात्रों की रुचि में अंतर, छात्रों की शारीरिक शक्ति में अंतर। राइट आंसर क्या होगा? देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर ध्यान रखेंगे, शारीरिक की बात नहीं की गई है, रुचि, अभिप्रेरणा, बुद्धि, ये तीन चीज़ें आपको यहाँ पर कंफ्यूज करने वाली है। क्या चीज़ें? तीन चीज़ें। चलिए इसको हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं। बुद्धि, अभिप्रेरणा और एवं रुचि, ये तीन चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक जो उत्तरदायित्व होगी वहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, बुद्धि को हम टिक मारेंगे। ठीक है, बुद्धि को हम लोग टिक मारेंगे। नीचे दिए गए तथ्यों एवं सूचनाओं के आधार पर नए नियम व सिद्धांत विकसित करना स्मृति के स्तर के शिक्षण में कहलाता है। सामान्यीकरण, एकीकरण, अनुप्रयोग, संबंध जोड़ना। राइट आंसर बताइए। देखिए सिद्धांत विकसित करता है स्मृति के स्तर पर, तो वो सामान्यीकरण होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। सृजनात्मक के विकास में सहायक नहीं है, यानी लास्ट में जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया वह नेगेटिव फॉर्म में पूछा गया। मतलब तीन ऑप्शन सही होंगे। सबसे पहले तीन को आप ढूंढ लीजिए क्या सही होंगे। तो देखिए खेल, भाषण, हास्य क्रियाएं, निर्माण संबंधी क्रियाएं, तो क्या राइट आंसर होगी? देखिए तो सबसे पहले है सृजनात्मक विकास के लिए खेल जरूरी है। ठीक है, हास्य क्रियाएं जरूरी है, निर्माण संबंधी क्रियाएं भी जरूरी है, भाषण जरूरी नहीं है। सृजनात्मक के लिए बच्चों में भाषण कभी भी जरूरी नहीं होती है। अब मान लीजिए जो जरूरी नहीं है गलत होंगे, तो यहाँ पर क्वेश्चन नेगेटिव पूछा है तो इसी को हम सही मानेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन। हम लोग 500 क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं। आपको यहाँ पर 30 क्वेश्चन में बताना है कि आपके राइट आंसर कितने होंगे। 25 आपको आने चाहिए, तभी आप सीटेट को पास करेंगे। सीटेट को पास करने के बाद अच्छे रैंक लाएंगे, और अच्छे रैंक लाएंगे तो अच्छी नौकरी आपको हो जाएगी। तो अच्छे रैंक के लिए आपको क्या करनी होगी? 7634993536 नंबर पर आप व्हाट्सएप पर कंप्लीट नोट्स ले लें। नोट्स आपको एग्ज़ाम की नैया को पार करा देगी, आप यकीन रखें मेरी बातों का। तो कैसी लगी इन्फॉर्मेशन, कैसी लगी जानकारी, कैसी लगी क्लास, आप हमें कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप ग्रुप में बता सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में CTET 2022 की व्हाट्सएप ग्रुप लिंक है, जो बहुत सारे बच्चे वहाँ पर ऐड हो गए हैं, तो उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया में बात कर सकते हैं कि वे क्या चाहते हैं, मतलब किस पैटर्न से आपको कहाँ कमजोरियाँ दिख रही है। नए बच्चे, पुराने बच्चे सभी मिलकर वहाँ पर आपस में बात कर सकते हैं। ये एक अच्छा माध्यम है ऑल ओवर इंडिया के बच्चे को एक साथ जुड़ने का। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।